वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ए स्टार सर्च। इस एल्गोरिथम को डेवलप किया था हार्ट, नेल्सन एंड राफेल ने 1968 में। इट इज ए बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम विद कॉस्ट फंक्शन fn is equal to gn plus hn, where gn is the sum of age cost from start node to any node, but this cost should be minimum। यानी मिनिमम कॉस्ट होती है ये स्टार्ट नोड से किसी भी नोड तक की, बट मिनिमम यानी एक से ज्यादा पाथ एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। और एच एन हमारा एस्टिमेट होता है लोएस्ट पाथ कॉस्ट का उस नोड से गोल नोड के लिए। ठीक है, तो इसमें जो हम फंक्शन एफ एन कैलकुलेट करते हैं वो जी एन और एच एन से मिलकर के बना होता है। इसे हम कॉस्ट फंक्शन यहाँ पर कहते हैं। और ए स्टार सर्च एल्गोरिथम हमारी ग्राफ्स के लिए बनी होती है। इट इज डिजाइंड फॉर ग्राफ्स। और ट्री और ग्राफ में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर आपको ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करना है तो आप उसकी साइकिल ड्रॉप कर दीजिए, ग्राफ विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्री। तो ए स्टार सर्च एल्गोरिथम इज डिजाइंड फॉर द ग्राफ। ठीक है, दूसरा जीएन हमारी कॉस्ट जो होती है वो किसी भी नोड से उस नोड तक की मिनिमम कॉस्ट होती है। एचएन हमारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन होता है और एक प्रकार की एस्टिमेट लोएस्ट कॉस्ट होती है किसी भी नोड से गोल नोड के लिए। जीएन को आप निकालेंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, लेकिन एचएन जो है वो आपको दिया जाएगा। और अगर एचएन नहीं भी दिया जाता तो उसको भी निकाला जा सकता है, क्योंकि ये एस्टिमेट लोएस्ट कॉस्ट पाथ होती है उस नोड से गोल नोड तक की। तो आसान भाषा में जीएन हमारी कॉस्ट पाथ, जीएन हमारा जो कॉस्ट होती है वो किसी भी नोड से स्टार्टिंग नोड से उस नोड तक की डिस्टेंस होती है जीएन। और एचएन जो हमारी जो कॉस्ट होती है, डिस्टेंस होती है, वो उस नोड से गोल नोड तक की डिस्टेंस होती है और वो भी एस्टिमेटेड। तो एसएन सोर्स नोड से उस नोड तक की डिस्टेंस, जीएन उस सोर्स नोड से उस नोड तक की डिस्टेंस, और एचएन उस नोड से गोल नोड तक की डिस्टेंस। लेकिन इट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये आपको कैलकुलेट करना होगा क्वेश्चन के अंदर, ये आपको गिवन होगा। ठीक है, क्योंकि ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेराई करता है, इसका निकालने का कोई जनरल मेथड नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, अब पहले चलते हैं इसके एक क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ये यहां पर इस क्वेश्चन में ये यहां पर आपको एक ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ के अंदर आपको एचएन की वैल्यू गिवन है। आपको हर नोड के लिए जीएन निकालना होगा। ठीक है, पहले आप हर नोड के लिए जीएन निकालेंगे, फिर उसी तरीके से आप हर नोड के लिए फिर एफएन कैलकुलेट करेंगे। एफएन होता है जीएन प्लस एचएन। तो आप यहां पर एक चाहें तो एक टेबुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं, आप इसको टेबुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं, या आप एक एक करके भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से एस ए बी सी जी, तो ये हमारी एच एन फंक्शन है। ये हमारा यहां पर आप लिख सकते हैं नोड, और ये हमारा हो गया फंक्शन जी एन। ठीक है, तो एस एन एच एन हमारी ह्यूरिस्टिक फंक्शंस की वैल्यूज को कहा जाता है, और ये एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है उस नोड से गोल नोड तक की। और जीएन हमारी कॉस्ट होती है स्टार्टिंग नोड से उस नोड तक की मिनिमम कॉस्ट। तो अगर हम एस के लिए जीएन निकालें
तो S तो अपने आप में स्टार्टिंग नोड है, तो S के लिए GN की वैल्यू होगी 0। A के लिए अगर हम SN इस ग्राफ के अंदर मैं GN निकालना चाहूँ, यानी मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम S टू A, S हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स है, G हमारा गोल वर्टेक्स है, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट S से A की होगी 1, तो GN की वैल्यू होगी 1, और S टू B मिनिमम कॉस्ट होगी 3, तो यहाँ पर B की GN की वैल्यू हो गई 3। C के लिए मिनिमम कॉस्ट होगी 1 और 2 3 और 2 5, ठीक है। G के लिए GN की वैल्यू होगी मिनिमम 1 और 2 3, 2 5 और 3 8, और 1 5 6 3 9 8, 1 और 2 3 5, 1 और 2 3 और 2 5 और 3 8 8। तो GN G के लिए G गोल नोड के लिए हमारे GN फंक्शन की वैल्यू होगी 8। ये इसकी भी हमने टेबुलर फॉर्म निकाल ली। अब हम FN के लिए निकालेंगे, FN कैलकुलेट करेंगे, तो FN फॉर नोड आप लिख सकते हो, या इसे भी आप टेबुलर फॉर्म में निकाल सकते हो। FN फॉर नोड S, FN फॉर नोड S तो FN हमारा क्या होता है, FN हमारा होता है GN प्लस HN, GN प्लस HN, और N यहाँ पर क्या है, N यहाँ पर वो नोड है, ठीक है, N इज द नोड, ठीक है। तो S के लिए GN की वैल्यू 0, S के लिए HN की वैल्यू 7, तो फंक्शन FN की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। इस तरीके से आप हर नोड के लिए निकालेंगे, सभी नोड्स के लिए आप FN निकालेंगे, और FN की वैल्यूज के बेसिस पे, इस FN की वैल्यूज के बेसिस पे आप पर्टिकुलर नोड को सेलेक्ट करते चले जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ आएगा, एज पर द shortest path is A star gives the solution as collection of vertex with minimum FN value। तो सबसे जो मिनिमम FN वैल्यू होगी वो इस क्वेश्चन के अंदर आप निकाल लीजिए इसी तरीके से सभी की, ठीक है। उनकी FN वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उन्हें उठाते चले जाएंगे। सबसे मिनिमम वैल्यू FN की सबसे मिनिमम वैल्यू होगी B की, फिर उसके बाद C, उसके बाद A, उसके बाद S, उसके बाद G, ठीक है। ठीक है। तो जो एल्गोरिथम, ये ए स्टार एल्गोरिथम जो आपको पाथ देती है, उसमें ये FN की वैल्यूज के अकॉर्डिंग देती है, एज पर द वैल्यू ऑफ FN फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन FN की वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये उसी ऑर्डर में देती है। सबसे पहले सबसे कम वैल्यू वाला वर्टेक्स उस नोड, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा। तो ये नोड जो यहाँ पर हैं वो FN की वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके एल्गोरिथम आपको देगी। लेकिन हमें 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 जो लास्ट में उस पाथ को इस तरीके से अरेंज करना है कि सोर्स वर्टेक्स पहले आ जाए और गोल वर्टेक्स बाद में आ जाए। आप चाहे देखिए शॉर्टेस्ट पाथ एक ही रहेगा, चाहे आप इसे किसी और एल्गोरिथम से करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए बहुत सारी एल्गोरिथम है, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो एक ही रहेगा, ठीक है। लेकिन एल्गोरिथम का जो ऑपरेशन परफॉर्म करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो इसमें ये FN की वैल्यू के अकॉर्डिंग वर्टेक्स को सेलेक्ट करती है, FN कॉस्ट फंक्शन के वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये वर्टेक्स को सेलेक्ट करती है। तो हमें उन्हें अरेंज कर देना है इस तरीके से कि सोर्स हमारा पहले आ जाए और गोल हमारा लास्ट में आ जाए, ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से अरेंज कर देते हैं, ठीक है। हम इसे एक पाथ की फॉर्म में, अगर मैं कहूँ, हम इसे एक पाथ की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। एक पाथ की फॉर्म में ये विजिबल हो जाए, ठीक है। तो S, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद G, ठीक है।
तो देखिए शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा SABCG, इस ग्राफ के अंदर यही शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, अब इस ऑर्डर से पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एज द विजिबिलिटी के लिए अगर हम इस ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, पाथ की फॉर्म में इसे अरेंज कर देंगे, लेकिन पाथ यही है क्योंकि वर्टेक्स तो वही है, वर्टेक्स वही है। क्लियर? ठीक है, और पाथ जो किसी भी ग्राफ में जो हम पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं वो एज द ऑर्डर ऑफ वर्टेक्स करते हैं, एक वर्टेक्स के ऑर्डर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम हमें इस फॉर्म में आउटपुट देगी, हम उसे सोर्स वर्टेक्स पहले और गोल वर्टेक्स लास्ट में और एक पाथ की फॉर्म में जिस ऑर्डर में वो पाथ है, जिस क्रम में वो वर्टेक्सेस हैं उस क्रम में उसे हम अरेंज कर देंगे। ठीक है, अगर आपको HN की वैल्यू गिवन नहीं हो, कभी अगर ऐसा होता है HN की वैल्यू गिवन नहीं है, वैसे तो HN प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है, डिफर करता है और ये प्रॉब्लम डिपेंडेंट होता है, और HN निकालने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। GN निकालने का तो स्पेसिफिक तरीका है, HN निकालने का स्पेसिफिक तरीका नहीं है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में HN गिवन नहीं है तब भी आप उसमें एक तरीका है जिसके थ्रू आप HN निकाल सकते हैं। तो हमने काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद ये तरीका ऑब्जर्व किया है कि जो हमारा HN होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ कॉस्ट फ्रॉम दैट नोड टू गोल नोड -1 हो सकता है, यानी इट इज HN इज द लोअर बाउंड ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ कॉस्ट। GN क्या होता है? स्टार्ट नोड से उस नोड तक की डिस्टेंस। ठीक है, और HN क्या होता है? उस नोड से गोल नोड तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो HN अगर आपको गिवन नहीं है तो आप उस नोड से, किसी भी नोड से, किसी भी पर्टिकुलर नोड से आप गोल नोड तक की डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में से -1 करके HN की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसके बिहाफ पे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे S से G की मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 1 2 3 2 5 और 3 8, 8 -1 7। A से G की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 5 2 2 4 और 3 7, 2 2 4 3 7 और 7 -1 6। B से G की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 2 और 3 5। ठीक है, आप यहां पर एज्यूम कर लीजिएगा 2 और 3 5, तो आप यहां पर मान लीजिएगा 4 अगर गिवन ना हो। ठीक है, C से G की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 3, तो 3 -1 2, और G से G की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0। ठीक है, इसमें से 0 से -1 तो हम करेंगे नहीं, तो इट इज 0। तो एक रफ तरीका है, इससे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी पाथ की, अगर गिवन ना हो। अब आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर आपका मेरा निकाला 4 आ रहा है, यहाँ पर 2 गिवन है, तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। जो क्वेश्चन में गिवन है मैं उसकी बात नहीं करता, क्योंकि ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिफर करता है, और ये एक रफ तरीका है कि अगर आपको दिया ना हो, अगर आपको गिवन ना हो, कई बार क्वेश्चंस में गिवन नहीं होता है टेबल, तो आप एज्यूम कैसे करेंगे? तो आप इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ कॉस्ट फ्रॉम दैट नोड टू गोल नोड -1। इस तरीके से आप HN की वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं अगर गिवन ना हो, अदरवाइज आपको जो गिवन होगा वही आपको करना होगा। ठीक है, क्योंकि HN की जो वैल्यू होती है उसको निकालने का कोई जनरल तरीका नहीं है, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिफर करती है। ठीक है, और GN की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, HN की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एल्गोरिथम, जो कि बहुत ज्यादा टिपिकल एल्गोरिथम में से है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बेलमैन फोर्ड दिखाना चाहूंगा।
आपने बेलमैन फोर्ड पढ़ी होगी। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम के अंदर हम रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करते हैं, सेम टेक्निक्स हम ऐसे ही यहाँ पर भी यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि पाथ बार बार चलते रहते हैं, पाथ बार बार जब हमें एक पाथ लॉन्गेस्ट पाथ से शॉर्टेस्ट पाथ मिलता है तो हम लॉन्गेस्ट पाथ को छोड़ करके शॉर्टेस्ट पाथ को कवर कर लेते हैं। इस टेक्निक को रिलैक्सेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं जे से क्यू पे जा रहा हूँ, तो मेरी कॉस्ट हो गई इस बेलमैन फोर्ड के अंदर, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग 11, और अगर मैं क्यू से टी पे जा रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट हो गई 21, ठीक है। और अगर मैं किसी और पाथ से जाता हूँ, तो अगर मैं इस पाथ से जाता हूँ तो यहाँ मेरी कॉस्ट हो जाएगी 12 माइनस 8, ये हो जाएगी 4। तो अब हम कौन से पाथ को लेंगे? तो अगर हमारी कॉस्ट ऑलरेडी 21 आ चुकी है इस पाथ से, ठीक है, और हमें इस पाथ से 4 मिल रही है, तो हम इस पाथ को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वेट चेंज हो जाता है, ठीक है, तो इसे हम रिलैक्सेशन कहते हैं। तो जिस पहले पाथ से जो कॉस्ट आई है, अब देखिए कंप्यूटर को पाथ दिखाई नहीं देता है, वी ह्यूमंस वी कैन सी द पाथ, लेकिन सिस्टम कैन नॉट सी। जो पहले पाथ से जो कॉस्ट आई है, ये एक्चुअली पॉइंटर से पता चलेगा कि किस पाथ से कवर हुआ है। तो ये तो पॉइंटर है पी, ये रिप्रेजेंट करेगा अर्लियर पाथ को, और अगर हमें कोई शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा क्यू पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ मैंने इस क्वेश्चन में यही करने की कोशिश की है, ठीक है। तो जे हमारा स्टार्टिंग नोड, और किसी भी नोड के साथ हम उस नोड को ओपन और क्लोज हमारी लिस्ट है, ओपन के अंदर हमारे जो नोड्स एक्सपेंड होने जा रहे हैं यानी कवर्ड होने जा रहे हैं उनको रखेंगे, और क्लोज के अंदर जो हमारे नोड ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं उनको रखेंगे। तो स्टार्टिंग वर्टेक्स के अंदर हमारा स्टार्टिंग नोड हमारा एग्जांपल के लिए जे है इसके अंदर, इस एग्जांपल में, तो स्टार्टिंग इस ओपन लिस्ट के अंदर हमारा जे होगा, ये उसका पॉइंटर है, यानी उस पॉइंटर को जिस पाथ से कवर हुआ है, पॉइंटर ये बताएगा किस पाथ से कवर हुआ है, यानी पॉइंटर के पास एड्रेस होगा उस वर्टेक्स का जिसके थ्रू ये कवर हुआ है, और 0 उसकी डिस्टेंस हो गई, ठीक है, ठीक है। तो ओपन से जे निकलेगा, वो जाकर के क्लोज में चला गया, और क्लोज के अंदर जो उसके एडजेसेंट है वो क्लोज के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। पी हमारा रेगुलर पॉइंटर है, ठीक है, जैसे हमने जे निकला और पी पॉइंटर से क्यू और आर आए, ठीक है, तो इनका पॉइंटर पी हो गया, पी पॉइंटर इसे पॉइंट कर रहे हैं जे को, ठीक है, ठीक है। और इनकी कॉस्ट हो गई, क्यू की कॉस्ट हो गई 11, और ठीक है, और सॉरी क्यू, हाँ क्यू नोड की बात कर रहा हूँ, पॉइंटर की, कैपिटल क्यू की कॉस्ट हो गई 11, उसका पॉइंटर है पी रेगुलर पॉइंटर, और आर की कॉस्ट हो गई 12, उसका रेगुलर पॉइंटर है पी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में जब यहां से क्यू नोड निकलेगा, ठीक है, क्यू नोड बाहर निकलेगा, उसके एडजेसेंट एस और टी क्यू के अंदर आ जाएंगे, और क्यू वहां से निकल करके क्लोज लिस्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो जब क्यू निकलेगा, यहाँ पर देखिए ये मैंने ऊपर यहाँ पर क्यू लिखा हुआ है, क्यू निकलेगा कैपिटल क्यू, मैं वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक कोइंसिडेंस ये है कि स्मॉल क्यू हमने यहाँ पर पॉइंटर भी ले रखा है। तो जब कैपिटल क्यू वर्टेक्स से निकलेगा तो इसके एडजेसेंट कौन कौन है? इसके एडजेसेंट है आर टी, ठीक है, आर टी और एस, ठीक है, इसके एडजेसेंट आर टी और एस, ठीक है। तो एस आर तो ऑलरेडी क्यू के अंदर है, एस और टी को हम क्यू के अंदर डाल देंगे, लेकिन क्यू के थ्रू जो आर की डिस्टेंस है, ठीक है, और आर के थ्रू जो सॉरी हाँ हाँ सॉरी हाँ ये रहा, ठीक है, ये रहा यहाँ पर, हाँ। तो क्यू हमारा ओपन लिस्ट से निकलेगा, और उसमें एस और टी हमारा ओपन लिस्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और क्यू के एडजेसेंट हमारे कौन कौन है? आर एस और टी।
आर तो ऑलरेडी ओपन लिस्ट में पड़ा हुआ था, तो इसलिए उसको हमने डाला नहीं, एस और टी को हम ओपन लिस्ट में ले आए। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें यहाँ पर एक और पाथ मिल रहा था। यहाँ पर देखिए, एक पाथ तो हमें यहाँ से मिल रहा था और एक पाथ हमें यहाँ से मिल रहा था। तो ये जो हमारा रेगुलर पाथ है जो पहले स्टोर हो गया उसको हम कहते हैं पॉइंटर पी, और जो बाद में जो हमें रिलैक्स दूसरा पाथ मिल रहा होता है उसको हम कहते हैं क्यू। तो इसको दूसरा पाथ भी मिल रहा है यहाँ पर लेकिन इसमें जो दूसरा पाथ इसको मिल रहा है, यानी आर को जे से जो पाथ मिल रहा है और जो आर को क्यू से पाथ मिल रहा है, उसमें ये वाला पाथ शॉर्टेस्ट है। तो यहाँ पर हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, उसको एज इट इज ही रहने देंगे। तो यहाँ पर ये क्यू लिखने का मतलब ये है कि क्यू मिल रहा है, क्यू पॉइंटर आ रहा है, लेकिन दोनों में से जिसकी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होती है, पी पॉइंटर की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होती है या क्यू की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होती है, तो तब अगर क्यू की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी तब हम रिलैक्सेशन परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज नहीं, एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो आर एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर आर निकलेगा। अब आर जब निकलेगा, आर निकल करके फोर्थ, यहां से देखिए थर्ड से फोर्थ में आर यहां पर आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्यू पॉइंटर आएगा। ठीक है, क्यू पॉइंटर इसलिए आएगा, यहां पर क्यू पॉइंटर इसलिए आएगा क्योंकि देखिए आर निकला, आर का एडजेसेंट कौन कौन है, एस और टी, और एस और टी ऑलरेडी आपका ओपन लिस्ट में पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शॉर्टेस्ट पॉइंटर मिल रहा है, ये जो मैं क्यू पर लिख रहा हूँ इसका मतलब ये है कि शॉर्टेस्ट पॉइंटर मिल रहा है यहाँ पर। शॉर्टेस्ट पॉइंट मिलने का मतलब ये है यहाँ पर शॉर्टेस्ट पॉइंटर मिल रहा है किसको, एस और टी को। ठीक है, एस और टी कवर हो चुके हैं, एस और टी कवर हो चुके हैं पी पॉइंटर से, लेकिन क्यू पॉइंटर उनको मिल रहा है, यानी एस और टी की जो कॉस्ट है वो है -2 और 4। ठीक है, एस और टी की जो कॉस्ट है वो है -2 और 4। अब उसको आर से देखिए, आर से यहाँ पर -2 और 4, और अगर वो आर से कवर होते हैं तो आर की डिस्टेंस है यहाँ पर 12। ठीक है, आर की डिस्टेंस है यहाँ पर 12। तो आर से आर की डिस्टेंस अगर यहाँ पे देखते हैं तो एस की डिस्टेंस तो ज्यादा आएगी। ठीक है, 12 और 14 26 आएगी, तो ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर देखिए 12 - 18 -4, तो ये पी पॉइंटर हो गया, ये क्यू पॉइंटर हो गया, तो यहाँ पर ये रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसकी डिस्टेंस आ रही थी 26 और यहाँ से इसको डिस्टेंस मिल रही है -4, तो ये रिलैक्स होकर के ये रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर देखिए, तो ये उसने क्या किया, उसने उसको ओपन लिस्ट में ही रहने दिया, क्योंकि क्यू लिस्ट में तो वो सॉरी क्लोज लिस्ट में तो वो नोड स्टोर होते हैं जो कवर्ड होते हैं। तो उसने क्या किया, उसमें क्या किया गया, उसमें केवल पॉइंटर को रिप्लेस कर दिया गया, उसे ओपन लिस्ट में ही रहने दिया और पॉइंटर को रिप्लेस कर दिया, उसमें पी पॉइंटर की जगह क्यू पॉइंटर हो गया, और डिस्टेंस यहाँ पर देखिए 4 हो गई। यहाँ पर डिस्टेंस क्या थी, ये देखिए, इसमें देखिए डिस्टेंस थी 21 और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है 4, और पॉइंटर क्या है क्यू, यहाँ पर पॉइंटर क्या था पी। एस के केस में वही रहने दिया, क्योंकि यहाँ पर क्यू जो था वो लार्जर डिस्टेंस से था, जो दूसरा पाथ मिल रहा था वो लार्जेस्ट डिस्टेंस से मिल रहा था, यहाँ पर जो क्यू मिल रहा है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर रिलैक्स कर दिया गया है। ठीक है, ये सब मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ठीक है, ये सब मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसका यूज अभी हमें ए स्टार एल्गोरिथम में करना है। देखिए, कर होता क्या है कि अगर कोई नोड, इफ नोड विल इन ओपन, अगर कोई नोड ओपन में है पॉइंटर पी के साथ, ठीक है, 3 केस हो सकते हैं। इफ नोड विल इन ओपन विद पॉइंटर पी, देन क्यू पॉइंटर उसे मिल रहा है, यानी क्यू पॉइंटर वो जो दूसरा पाथ है। ठीक है, और अगर क्यू की डिस्टेंस पी की डिस्टेंस से शॉर्टेस्ट है तो रिप्लेस पी विद क्यू, ओपन लिस्ट में ही रहने दीजिए जैसे हमने यहाँ पे किया, लेकिन पॉइंटर को रिप्लेस कर दीजिए। इफ नोड विल इन क्लोज, अगर नोड क्लोज में है और ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है तब उसे क्यू पाथ मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, कवर्ड हो चुका है पी पाथ से,
लेकिन उसे क्यू पाथ मिल रहा है, तब उसे क्या करना है, तब उस नोड को ओपन क्लोज लिस्ट से बाहर निकालिए और उसके साथ क्यू पॉइंटर को अटैच करके उसे दोबारा ओपन लिस्ट में डाल दीजिए। तीसरा केस क्या कहता है, इफ नोड विल नॉट इन ओपन, ठीक है, ओपन में ही नहीं है, तो उसे पी पॉइंटर के साथ अटैच करके ओपन में डाल दीजिए। कहने का मतलब ये 3 केस हो सकते हैं। अगर कोई नोड ओपन में पड़ा हुआ है और उसे शॉर्टेस्ट पॉइंटर मिल रहा है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉइंटर मिल रहा है, ठीक है, बड़ा भी हो सकता है, शॉर्टेस्ट तभी काउंट करेंगे, क्यू एक्शन तभी लेंगे जब क्यू हमारा छोटा होगा। आपने देखा होगा हमने एक्शन तभी लिया जब हमारा क्यू स्मॉलर है, जब क्यू पी से लार्जर है तो उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देते हैं। तो अगर हमारा नोड ओपन में है और हमारा क्यू स्मॉलर है पी से, तब आप क्या करेंगे, जस्ट रिप्लेस कर देंगे, जस्ट रिप्लेस कर देंगे उस पॉइंटर को जस्ट रिप्लेस कर देंगे पी पॉइंटर को क्यू के साथ। तो एक केस तो ये हुआ कि इफ नोड विल इन ओपन। दूसरा केस क्या है कि नोड हमारा क्लोज में है, यानी वो ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है किसी पाथ पी से, तब क्या करेंगे, उसे क्लोज से बाहर निकालेंगे, पी पॉइंटर के साथ को हटा देंगे, पी पॉइंटर की जगह क्यू पॉइंटर अटैच कर देंगे और दोबारा उसे ले जा करके ओपन लिस्ट में डाल देंगे ताकि वो अगले नए पाथ से कवर हो, ठीक है, क्योंकि जो पाथ उससे वो कवर हुआ है वो लार्जेस्ट पाथ है और जो हमें स्मॉलर पाथ मिल रहा है उससे वो दोबारा कवर हो जाए। और अगर तीसरा केस, अगर हमारा थर्ड केस कि अगर हमारा ना तो नोड ओपन में है ना क्लोज में, तब तो खाली हमें यही करना है, उस नोड के साथ पॉइंटर पी को अटैच करके उसे ओपन लिस्ट में डाल देना, ठीक है। 3 केस बनते हैं हमारे, ठीक है। अब देखिए, अब ये इसकी एल्गोरिथम, मैं वो इसी चीज को समझाने के लिए आपको मैं वो बता रहा था, क्योंकि वो ये सब चीजें हमें यहाँ पर यूज करनी है, ये सब चीजें एल्गोरिथम बहुत टिपिकल है इसकी, तो इसको थोड़ा सा हमें यहाँ पर यूज तरीके से इसको समझना है। इसको समझाने के लिए हमने ये बेलमोंट फोर्ड का एग्जांपल यहाँ पर लिया। अब देखिए, यहाँ पर ओपन एक लिस्ट है, ये हमारे स्टोर करती है नोड्स को जो हमारे फ्रंटियर पे होते हैं, नोड्स ऑन फ्रंटियर, यानी नोड्स दैट आर गोइंग टू बी एक्सपेंडेड, यानी जो नोड कवर्ड होने के लिए आएंगे वो हमारे ओपन लिस्ट के अंदर स्टोर होंगे। ओपन हमारी एक प्रायोरिटी लिस्ट है, ओपन हमारी एक प्रायोरिटी लिस्ट है, प्रायोरिटी क्यू है, इट इज अ प्रायोरिटी क्यू जो नोड्स को उनकी एफएन वैल्यू के अकॉर्डिंग स्टोर करेगी। क्लोज हमारी एक लीनियर क्यू है, ठीक है, जो कवर्ड नोड यानी एक्सपेंडेड कह लीजिए या कवर्ड कह लीजिए, जो कवर्ड नोड्स को स्टोर करेगी। तो ओपन हमारी प्रायोरिटी क्यू है और क्लोज हमारी एक्सपेंडेड क्यू है जो कवर्ड नोड्स को स्टोर करेगी। और किसी ओपन लिस्ट के अंदर, दोनों ही लिस्ट के अंदर, हम एक तो उस नोड को स्टोर करेंगे, ठीक है, एक तो एक, ठीक है, दोनों लिस्ट के अंदर जो हमारा नोड्स को स्टोर करने का जो फॉर्मेट होगा, ठीक है, उसमें एक तो वो नोड, ठीक है, दूसरा उसका पॉइंटर, यानी पॉइंटर से हमें पता चलेगा, पॉइंटर उस नोड को पॉइंट करेगा, जिस उस पाथ को पॉइंट करता है, पॉइंटर उस पाथ को शो करता है जिससे वो कवर हुआ है, ठीक है। और उसकी डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस हम यहाँ पर इसलिए स्टोर नहीं कर रहे हैं देखिए, वहां पर हमने डिस्टेंस स्टोर की थी, लेकिन यहाँ पर हम डिस्टेंस को स्टोर नहीं कर रहे हैं। डिस्टेंस हम इसलिए स्टोर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो नोड होंगे वो एफएन वैल्यू के अकॉर्डिंग, हम ऑलरेडी एफएन वैल्यू के अकॉर्डिंग ही इनको स्टोर करेंगे, ठीक है। हर नोड की एफएन वैल्यू निकाली जाएगी, कैलकुलेट की जाएगी पहले, और उसके अकॉर्डिंग ही वो क्यू ओपन लिस्ट में डाले जाएंगे, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो पी पॉइंटर क्या है, देखिए पी पॉइंटर मान लीजिए, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये एक नोड है सी, वो मान लीजिए इस पाथ से कवर हुआ है, इस पाथ से कवर हुआ है,
तो ये पी पॉइंटर के पास एड्रेस होगा बी नोड का, और अगर उसे शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है यहां से, ठीक है, यहां से उसे शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है, तो पी पॉइंट ये पाथ कहलाएगा क्यू। जो दूसरा पाथ मिल रहा है कवर होने के बाद, ऑलरेडी कवर होने के बाद जो दूसरा पाथ मिलता है उसको हम कहते हैं क्यू। अगर वो पी पॉइंटर से स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट होता है तो हम रिलैक्सेशन परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो वाइल इनिशियली हमारे स्टार्टिंग वर्टेक्स ओपन लिस्ट के अंदर आएगा, स्टार्टिंग नोड और उसके साथ उसका पॉइंटर, और नोड हमारे एफ एन वैल्यू के अकॉर्डिंग ओपन लिस्ट में डाले जाएंगे, एफ एन वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू के अकॉर्डिंग। वाइल ओपन इज नॉट एम्प्टी, ओपन एम्प्टी नहीं है, रिमूव फ्रॉम ओपन द नोड एन पी, एन इज दैट नोड, पी उसका पॉइंटर, with minimum fn value, with minimum cost function value fn, and place np on closed, ओपन से निकालिए क्लोज में डाल दीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये एल्गोरिथम काम करेगी। अब उसमें 3 केस बनेंगे। इफ n इज ए गोल नोड, यदि वो नोड हमारा गोल नोड है और हमारी एल्गोरिथम तब तक रन करेगी जब तक हमें गोल नोड नहीं मिल जाता। इफ n इज ए गोल नोड देन रिटर्न सक्सेस एंड द पाथ p, ठीक है, p इज रिप्रेजेंटिंग द पाथ पॉइंटिंग टू द पाथ, ठीक है, और पूरे एक्चुअली पाथ पूरी वर्टेक्स का क्रम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पाथ को भी p कह दिया है, आप इसको कंफ्यूज हो जाएंगे पॉइंटर से, तो आप इसको इस तरीके से हटा दीजिए, आप इसको कह दीजिए कि इफ n इज ए गोल नोड देन रिटर्न सक्सेस दैट इज अ पाथ, और पाथ हमारा कहाँ से पता चलेगा, क्लोज लिस्ट से। क्लोज लिस्ट के अंदर जो हमारे नोड स्टोर्ड है, कवरिंग ऑर्डर जो है नोड का वो हमारा पाथ है, ठीक है, जिस क्रम में कवर हुए वो हमारा पाथ है। तो पाथ हमारा पता चलेगा हमें क्लोज लिस्ट से। तो इफ n इज एन गोल नोड देन रिटर्न सक्सेस दैट इज रिटर्न द पाथ, पाथ को रिटर्न कर दे। अदरवाइज फॉर ईच एज e कनेक्टिंग n एंड m विद कॉस्ट c, ठीक है, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग वर्टेक्स है हमारा s, ठीक है, उसका एडजेसेंट है n और n का एडजेसेंट है m, ठीक है। तो n स्टार्टिंग वर्टेक्स हमारा q से निकल गया, उसके बाद उसका एडजेसेंट n q के अंदर आया, और जब n निकलेगा तो n का एडजेसेंट m आएगा, और m के लिए ये तीनों केसेस हैं, ठीक है। फॉर ईच एज कनेक्टिंग n and m with cost c, ठीक है, एज e with cost c, ठीक है। इफ mp इज ऑन क्लोज्ड, यदि mp ऑलरेडी क्लोज्ड के अंदर है और QE इज चीपर देन p, ये e से कंफ्यूज मत कीजिए, ये खाली एज को शो कर रहा है, ठीक है, इससे कंफ्यूज ना होइए आप, ठीक है। आप ये समझिए कि इफ mp इज ऑन क्लोज्ड एंड q इज चीपर देन p, ठीक है, mp क्लोज में है और q चीपर मिल रहा है p से, तो तब क्या करेंगे आप, रिमूव m फ्रॉम क्लोज्ड एंड पुट m q ऑन ओपन, यानी m आपका ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है, ठीक है, और आपको q एक पॉइंटर जो कि चीपर है वो मिल रहा है, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, उसको m के साथ q को अटैच करके उसको दोबारा से ओपन में डाल देंगे ताकि वो दोबारा से कवर हो सके। इफ mp इज ऑन ओपन, यदि mp ओपन में है और q इज चीपर देन p, यानी ओपन में है, वो क्लोज में नहीं है, ओपन लिस्ट में ही है, तब उसे q मिल रहा है, ठीक है, और तब उसे q मिल रहा है, q पॉइंटर मिल रहा है जो कि p से चीपर है, शॉर्टेस्ट है। देन रिप्लेस p विद QE, यानी उस नोड को ओपन लिस्ट में ही रहने दीजिए बट जस्ट पॉइंटर को रिप्लेस कर दीजिए। एल्स इफ m इज नॉट ऑन ओपन, m ओपन, 3 ही केस हो सकते हैं, यदि या तो m क्लोज्ड में है यानी कवर हो चुका है तो उसे p q पॉइंटर मिल रहा है जो कि शॉर्टेस्ट है p से, तो उसे ओपन से निकालिए, उसके साथ q पॉइंटर अटैच कीजिए और उसे ओपन में डाल दीजिए। और यदि वो ओपन में ही है तब q पॉइंटर मिल रहा है जो कि चीपर है p से,
तब उसको ओपन में ही रहने दीजिए, बस उनके पॉइंटर p को रिप्लेस कर दीजिए पॉइंटर q से। और तीसरा केस है यदि m ओपन में ही नहीं है तो उसमें तो सिंपल m के साथ पॉइंटर p को लगा करके ओपन लिस्ट में डाल दीजिए, ठीक है। अदरवाइज एल्स नो रिप्लेसमेंट, अगर इसके अलावा कोई केस है तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। ये एल्स जो केस है, आपको याद होगा एक केस में पॉइंटर q मिलता है, जब q मिलता है और p आपका चीपर है। इस केस को हमने दिखाया नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको p q पाथ मिले लेकिन उसमें p और q दो पाथ मिले लेकिन p चीपर हो, ठीक है। तो ये इस केस को आपका एल्स केस कवर कर लेगा कि अगर ऐसा कुछ है, अगर और कोई केस है, यानी एल्स का मतलब कि अगर p आपका चीपर है q से, ठीक है, तो नो रिप्लेसमेंट, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज रिटर्न फेलियर, ठीक है। और इस एल्गोरिथम की जो ऑप्टिमल, जो इसकी जो ये एल्गोरिथम का जो एनालिसिस है, देखिए एल्गोरिथम ऑप्टिमल है, ऑप्टिमली इफिशिएंट एल्गोरिथम है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करती है। ये एल्गोरिथम कंप्लीट भी है कि अगर कोई शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट करता है एल्गोरिथम डेफिनेटली इसे फाइंड आउट करती है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसका जो एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ ओ बी टू द पावर डी है, यानी जो नंबर ऑफ नोड्स इसे सर्च करने पड़ रहे हैं वो अभी भी एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो इट इज द गुड एल्गोरिथम फॉर ग्राफ टू सर्च ऑप्टिमल पाथ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आपको एक बार नोट्स फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है, आप एक बार देख लीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दिस चैनल इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड no charge is taking by the students, no charge, no charge is receiving from the students for the teaching, but I need simply a thing from the students, please like and share and subscribe। ये क्वेश्चन और है प्रैक्टिस के लिए, आप इस पे प्रैक्टिस परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज फॉर एक्सरसाइज। थैंक यू।